डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेशियो एनालिसिस समझाऊंगा विच इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 12th पर्सपेक्टिव। रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है? रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर आप लोगों ने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन 11th में पढ़ी हो तो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग, फिर हमारा वर्ड आया था क्लासिफाइंग, फिर हमारा वर्ड आया था समराइजिंग एंड उसके बाद आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स देयरऑफ। किसी भी बिजनेसमैन को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करना ही सफिशिएंट नहीं होता। ही नीड टू डू सर्टेन एनालिसिस टू अराइव एट सम कंक्लूजन कि भाई मेरा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। एंड रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ दैट टूल। रेशियो एनालिसिस में हम करते क्या है? रेशियो एनालिसिस में दो आइटम कौन से? आइदर एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लाइबिलिटी। इन दोनों को, इन चारों में से दो आइटम को वी एक्सप्रेस इन अ रेशियो एंड व्हाट विच आर इंटर रिलेटेड। इट मींस कोई भी दो नंबर हम पिक नहीं करेंगे, हम वही दो आइटम, दो नंबर पिक करेंगे विच हैज सम रिलेशन एंड देन वी अराइव एट अ रेशियो टू अराइव एट सम एनालिसिस। मैं एग्जांपल देता हूँ। Profit is dependent upon level of sales. Hence, we calculate net profit ratio, that is NP into sales, to understand what is a percentage of profit in sales. Example से देता हूँ. For example, in 2023, a businessman has a net profit of 2 lakh rupees and his sales is 20 lakh rupees. It means अगर हम यहाँ पे net profit upon sales ratio निकाले, it will comes to 2 lakh upon 20 lakhs into 100, which comes to 10%. It means this businessman is earning 10% of his sale as his profit. Now comes to 2024. Suppose his net profit is 3 lakhs and sales is 40 lakhs rupees. Now on the face of it ऐसा लगेगा कि इस बिजनेसमैन ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है क्योंकि प्रॉफिट 2 लाख से 3 लाख हो गया। बट इफ वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेशियो, इसको मैं डीप में बाद में समझाऊंगा। इट विल कम्स टू 3 lakhs अपॉन 40 lakhs into 100, which will comes to your 7.5%. इट मींस इन 2023 द बिजनेसमैन जो अपनी सेल्स का 10% प्रॉफिट कमा रहा था, 2024 में इसने सेल्स का 7.5% प्रॉफिट कमाया। हम अभी सिचुएशन पे नहीं जा रहे कि ये अच्छा है बुरा, बिकॉज देयर बिजनेसमैन ने सोचा कि भाई मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है तो मैं उसमें प्रॉफिट एलिमेंट कम कर दूं। तो देयर कुड बी दी वन ऑफ द रीजन, बट हम अभी रीजन पे नहीं जा रहे कि व्हाट इज द रीजन। वी सिंपल अंडरस्टैंड कि भाई जो प्रॉफिट मार्जिन 10% था वो घट के 7.5% रह गया, बिकॉज प्रॉफिट इज डिपेंडेंट अपॉन सेल्स। तो रेशियो एनालिसिस में वी डू ऑल सच टाइप ऑफ एनालिसिस। हम इस रेशियो को डीप में बाद में भी समझेंगे। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि रेशियो एनालिसिस में हम करते क्या है, दो आइटम्स जो आपस में इंटर रिलेटेड है, हम उसको एक रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं टू अराइव एट सम कंक्लूजन। अब एक लाइन दोबारा बोलना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, hence we calculate return on equity, that is net profit upon capital, to understand how much profit oblique return is generated on the capital। ये भी मैं आपको एक ब्रीफली एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक बिजनेसमैन ए, इसका जो प्रॉफिट आ रहा है ये आ रहा है 10 लाख रुपीज। इसने जो कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी है 50 लाख रुपीज। इसका मतलब अगर हम ये रेशो निकालें तो ये रेशो की आई 10 lakhs अपॉन 50 lakhs, ये आपस में कटा इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा, इट कम्स टू 20%। बी बिजनेसमैन है, बी इज अर्निंग 20 lakhs ऑफ प्रॉफिट, बट ही हैज इन्वेस्टेड 2,50,000 इतने की कैपिटल लगा रखी है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी रेशो निकाले तो ये रेशो कितनी आएगी? मैं कैलकुलेटर करता हूँ फटाफट। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो इट कम्स टू 8%। अब आप देखेंगे ए जो है, ए प्रॉफिट कमा रहा है 10 लाख, बी प्रॉफिट कमा रहा है 20 lakhs। तो ऑन द फेस ऑफ इट आप कहेंगे बी इज परफॉर्मिंग वेल। बट व्हेन वी कंपेयर द प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो वी कम्स टू नो कि भाई ए जो है कम पैसा लगा के ज्यादा कमा रहा है, इन द सेंस वो अपनी कैपिटल पे 20% कमा रहा है, बी अपनी कैपिटल पे मेयरली 8% कमा रहा है। It means B is not able to use his capital productively, efficiently. ये सारे एनालिसिस विल डू लेटर ऑन,
बस मुझे यहाँ पे जो समझाना था यही कि रेशियो एनालिसिस में हम दो आइटम्स को उनको एक्सप्रेस करते हैं जो रिलेशनशिप जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप हो। मैं यहाँ पे एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड डेटर्स, हेंस वी डू नॉट एक्सप्रेस प्रॉफिट एज अ प्रपोर्शन ऑफ डेटर्स, मींस देयर इज अ नो सच रेशियो व्हिच इज कॉल्ड प्रॉफिट अपॉन डेटर्स। तो यहाँ पे जो एम्फेसाइज करना था पॉइंट वो मैंने आपको ये दो पॉइंट एम्फेसाइज करे। अब हमारे 12th पर्सपेक्टिव से जितनी भी रेशोज है हमने उसको ब्रॉडली चार कैटेगरी में डिवाइड करा है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, टर्नओवर रेशो, एफिशिएंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इनका मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको अभी दे रहा हूं, पर जब मैं जो रेशो टेकअप करूंगा, जो कैटेगरी की रेशो टेकअप करूंगा, तब मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि व्हाट इज द रीजन, इस रेशो से क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो का पर्पस क्या है? To analyze whether business is in position to repay current liabilities out of current assets. क्या बिजनेस अपनी करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट्स में पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं? अगर वो कैपेबल है, विल से बिजनेस इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट, अदरवाइज विल से बिजनेस इज शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंट। इस पोजीशन को समझने के लिए हम दो रेशो वर्कआउट करते हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज है मैं जस्ट उसको एक ब्रीफ टच कर रहा हूँ जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज चेक बाय कंपेयरिंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लॉन्स। ये क्या चीज है अभी शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमें चार रेशो निकालते हैं। टर्नओवर रेशो is analysis is done to understand the efficiency of various elements, stock, debtors, working capital, fixed asset। हम यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स की एफिशिएंसी चेक करते हैं विद रेफरेंस टू सेल्स की इनसे मैं सेल्स कितनी जनरेट कर पा रहा हूँ। इसके अंदर हमारे कोर्स में 6 रेशियो है। फिर हमारी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टू एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स एंड कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, जिसके अंदर हमारी 5 रेशियोज है। इस सब में आपको एक एक कैटेगरी समझाऊंगा। टुडे आई एम टेकिंग अप दी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो और उसके अंदर भी एक रेशो ले रहा हूं, करंट रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में हमने क्या समझा कि क्या बिजनेस अपनी करंट लाइबिलिटी पे करने में कैपेबल है या नहीं। ठीक है, इसको मैं टेकअप करता हूं। इफ करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लाइबिलिटीज देन बिजनेस इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। कैसे, वो समझाता हूं। करंट एसेट्स हमारी कौन कौन सी होती है? ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हम ब्रॉडली बात करें स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड कैश, ये हमारी ब्रॉडली करंट एसेट्स होती है। स्टॉक को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कैश में। डेटर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? हम कैश में। बैंक तो इज एज गुड एज कैश, कैश तो कैश ही है। नाउ इन सबको हम कैश में कन्वर्ट करेंगे एंड व्हाट विल डू, देन विल यूज दैट कैश टू पे करंट लाइबिलिटी। और अगर एग्जांपल लेता हूं कि मेरी जो करंट एसेट्स आ रही है वो 3 लाख रुपीज है और करंट लाइबिलिटीज जो मेरी आ रही है वो 4 लाख है। व्हाट इट मींस कि अगर मैं ये सारी की सारी करंट एसेट्स को कैश में भी कन्वर्ट कर दूं, कितना, 3 लाख रुपए, तो भी मैं करंट लाइबिलिटी पे करने में कैपेबल नहीं हूं। तो हेंस अगर मेरी ये पोजीशन आएगी तो विल से बिजनेस इज नॉट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। नाउ थ्योरेटिकली सीआर को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? करंट रेशो। इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला है? इसका फॉर्मूला निकाला है सी ए अपॉन सी एल। अगर आप इस एग्जांपल में यहाँ पे आप देखें तो ये रेशो में कितना हुआ? 3 lakhs अपॉन 4 lakhs विच कम्स टू 0.75:1। करंट रेशो जनरली इस टर्म्स में एक्सप्रेस करी जाती है। इसका मतलब हो रहा है कि अगर मेरी करंट लाइबिलिटी 1 रुपए है तो मेरी करंट एसेट मात्र 0.75 है। इट मींस इफ दिस रेशियो इज लेस देन 1, it means business is not short term solvent. Hence we calculate the this ratio to arrive at the short term solvency. तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेरी कब अचीव होगी? व्हेन करंट रेशियो इज मोर देन 1 और इक्वल टू 1, मींस एटलीस्ट या 1:1 हो, 1.5:1 हो, 2:1 हो। इसका मतलब इन तीन सिचुएशन में यहाँ पे मेरी करंट लाइबिलिटी 1 है, करंट एसेट्स 1 है, तो एटलीस्ट बिजनेस इज इन पोजीशन टू रीपे करंट लाइबिलिटी आउट ऑफ करंट एसेट्स। यहाँ मेरी करंट एसेट 1.5 है, करंट लाइबिलिटी 1 रुपए है, हेंस अगेन वी कैन पे द करंट लाइबिलिटी। नाउ थ्योरेटिकली
This ratio is considered ideal when it is 2:1. That is, current asset is twice of current liability. The reason is that करंट एसेट हमने बोला किसमें किस करंट एसेट्स की कॉम्पोजिशन क्या क्या रहती है, स्टॉक, डेटर्स, अदर करंट एसेट्स। ना ये जितने भी मेरे एलिमेंट है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मुझे जितना स्टॉक मेरी बैलेंस शीट में अपियर हो रहा है उससे कम रियलाइज हो। स्टॉक नहीं बिक रहा है, डिस्काउंट पे बेचना पड़ा। डेटर्स है, बैड डेट्स हो गए, उनसे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना पैसा नहीं आया। तो हेंस हम ये मानते हैं कि अगर मेरी करंट एसेट्स 2 लाख रुपीज है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज है, इट मींस अगर इस 2 लाख से मुझे मात्र 1 लाख रुपए भी कैश रियलाइज हुआ, इवन देन आई एम इन पोजिशन टू रीपे माई करंट लाइबिलिटी। हेंस थियोरिटिकली, मैं थियोरिटिकली क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज थ्योरी में, रियल लाइफ में, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस व्हाट्स एन अप्रोप्रिएट करंट रेशियो। So there is a possibility of realization of less amount from CA. Even if CA is realized at half amount, then also business can repay that current liability. Hence, theoretically, we consider current ratio to be ideal when it is 2:1. Now, अब हम आते हैं what are the component of current assets and current liabilities. करंट एसेट्स में यहाँ पे सीबीएसई ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग विद दैट। करंट एसेट्स विल कंप्राइजेस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में गिवन होगी। यहाँ पे ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जस्ट ब्रीफली बताता हूँ। इन्वेंट्री में तीन पांच चीजें आती है। एक आता है आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, और आता है आपका स्टोर एंड स्पेयर्स। नो, इन तीनों एलिमेंट से हमारे बिजनेस में पैसा आता है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, बिकेंगे, पैसा आएगा। डब्ल्यूआईपी से, डब्ल्यूआईपी स्टैंड्स फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, इनसे फिनिश गुड्स बिकेंगे, पैसा आएगा, फिनिश गुड्स से पैसा आएगा। बट ये जो मेरे दोनों चीजें हैं, दे विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लूज टूल्स का मतलब स्टोरेज, लूज टूल्स का मतलब स्क्रू ड्राइवर एज सच, ये सब मेरे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में यूज होते हैं। स्टोरेज स्पेयर्स, ऑयल एंड ग्रीस मशीन्स में डालना है, इनसे कभी भी मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो हेंस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, सीबीएसई एडवोकेट्स कि आप इन्वेंट्री में जब लोगे तब इन्वेंट्री में ये वाले एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दोगे टू अराइव एट द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, हमारे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स हो गए, और डेटर्स में हम क्या लेंगे, लेस प्रोविजन, क्योंकि जो मुझे पैसा मिलने की उम्मीद है डेटर से, वही मैं करंट एसेट्स का पार्ट बनाऊंगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर आपका क्या क्या आ गया, कैश आ गया और आपका बैंक आ गया। अदर करंट एसेट्स में देयर कुड बी मेनी टाइप, बट सीबीएसई कहता है भाई आपको तीन चीजें लेनी है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। आई होप आपको ये तीनों वर्ड्स का मतलब पता होगा, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है बैलेंस शीट वाला, उसके अंदर तीनों टर्म्स आपने पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, मैं इस पे भी डेलिब्रेट नहीं कर रहा। तो करंट एसेट्स में मुझे ये पांच चीजें लेनी है। करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब अगर जस्ट ब्रीफली टच बताता हूं आपको, करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within 1 year from balance sheet date। जनरल बता रहा हूँ, बाकी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ ऑपरेटिंग साइकिल भी, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। और करंट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट से 1 साल के अंदर रीपे करनी है। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज आपको और बता रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मैं यहाँ पे तीन चीजें आपको करंट रेशो के बारे में बताई अभी, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद कंपोनेंट्स, और एक आपको बताया वर्किंग कैपिटल। अब एग्जाम में जो मेरे क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। डिटरमाइन करंट रेशो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन ऑफ सीए एंड सीएल, जहां पे मुझे सीए सीएल का डाटा गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियोस निकाल करंट रेशियो निकालनी है। कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरप्ले ऑफ सीआर एंड वर्किंग कैपिटल। मींस आपको करंट रेशियो गिवन होगी, आपको वर्किंग कैपिटल गिवन होगी, आपको इसमें से मैथमेटिकली सीए सीएल कुछ भी निकालने को आ सकता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा, अफेक्ट ऑन करंट रेशियो ड्यू टू न्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि आपको एक करंट रेशियो गिवन है, आपको एक बिजनेस ट्रांजेक्शन दी गई है, उससे आपको ये बताना है कि करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है।
करंट रेशो बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें आपको मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ, तीनों कैटेगरी में बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला हमने लिया ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन ऑफ CACL। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 1 से लेके 9 तक आपको डाटा दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशो बेस्ड ऑन डाटा एज एट 31 से 24। अब यहाँ पे करंट रेशो निकालनी है तो आपको इतने सारे वॉल्यूमिनस डाटा में आपको ये निकालना है इसमें CA कौन सा है, CL कौन सा है। ये CA नहीं है, CL नहीं है, CL नहीं है, ये CL नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन, अब लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 5 लाख। तो आउट ऑफ दैट 2 लाख इज पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम दिस डेट। इसका मतलब करंट लाइबिलिटी में एक कंपोनेंट मेरा आ गया 2 लाख, जो मेरा ये, इसको हम यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि ये लोन मेरे को 1 साल के अंदर रीपे करना है। ट्रेड पेबल, अगेन मेरी 2 लाख रुपए ट्रेड पेबल मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई। हेंस अगर आप यहाँ से यहाँ तक आइटम देखेंगे तो यहाँ ये सारे में से सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए मेरी करंट लाइबिलिटी आ रही है। अब हम नीचे आते हैं, मशीन्स, इट्स नॉट अ माई करंट एसेट्स। इन्वेंट्री CA है तय, ट्रेड रिसीवेबल CA है, कैश CA। अब क्वेश्चन बोले लूज टूल्स आर 20% ऑफ करंट एसेट्स। अब यहाँ पे आप देखिए आपकी करंट एसेट्स कितनी आ रही है कुल, ये हो गई 7 lakhs प्लस 6 lakhs प्लस 2 lakhs। इसका मतलब कितनी हो गई, 15 lakhs इज माई टोटल करंट एसेट्स। बट क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर लूज टूल्स कितने आ रहे हैं, 20% ऑफ करंट एसेट्स। इसका मतलब मेरे पास लूज टूल्स कितने हो गए, 15 lakhs से 20% इज कम्स टू 3 लाख रुपीज। इसका मतलब जो मेरी करंट एसेट्स है फॉर द पर्पस ऑफ करंट रेशो वो सिर्फ कितनी आ रही है, 12 lakhs। बिकॉज करंट रेशो इवेल्युएट करते हुए मैं इन्वेंट्री में लूज टूल्स नहीं लूंगा, और यहाँ पे हमारा जो वर्ड गिवन है वो इन्वेंट्री गिवन है। इन्वेंट्री इज अ वाइडर वर्ड विच कवर्स द लूज टूल्स आल्सो। हेंस यहाँ पे मैं लूज टूल्स को काउंट नहीं करूंगा। तो मेरी जो करंट एसेट्स आ गई फॉर द पर्पस ऑफ करंट रेशो कितनी हो गई, 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमारी करंट रेशो कैसे निकलती है, CA/CL। तो यहाँ पे 12 lakhs अपॉन 4 lakhs, तो मेरी करंट रेशियो हो गई 3:1। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको एक करंट रेशियो निकालनी है अमंग द डाटा गिवन, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है CA क्या है, CL क्या है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, कैलकुलेट करंट रेशियो बेस्ड ऑन डाटा। इस रेशियो को इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जो आपको पूरे रेशियो के चैप्टर में हेल्प करेगी। हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसके कंपोनेंट्स आपको ब्रॉडली बताता हूँ। शेयर कैपिटल आया, रिजर्व एंड सरप्लस आया, जिसको हम इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। फिर मेरे पास आया नॉन करंट लाइबिलिटी और मेरे पास आया करंट लाइबिलिटी, और टोटल मेरे पास आ गई। इधर मेरे पास आती है नॉन करंट एसेट्स और इधर आती है करंट एसेट्स। ये मेरे लिए बैलेंस शीट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे कई बार इसका, सॉरी ये मैं CA लिख गया गलती से, माय मिस्टेक, CL। कई बार मुझे ये डाटा गिवन होगा जिसमें मुझे ये बैलेंस शीट का यूज करके मिसिंग फिगर वर्कआउट करनी है। मेरा सेकंड क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी नहीं गिवन है। आप बोल सकते हो सर हो सकता है जीरो। भाई अगर जीरो होगी तो करंट रेशो निकालने के लिए क्वेश्चन बोलता है नहीं। अगर हम करंट रेशो में CA/CL लेते हैं और क्वेश्चन CL को हम जीरो ले ले तो मेरी रेशो इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास करंट लाइबिलिटी का डाटा यहाँ पे हिडन है जो मुझे वर्कआउट करना है। मुझे फिक्स एसेट्स गिवन है, डेटर्स, फिनिश गुड्स, कैश। मैं यहाँ पे इस डाटा को इस बैलेंस शीट में फीड करता हूँ, इट विल हेल्प यू। देखिए यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल कितनी लिखी, 5 लाख रुपीज लिखी। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने कितने लिखे हैं आपके, 5 लाख रुपीज लिखे। लॉन्ग टर्म लोन NCL है, NCL लिखा 7 लाख रुपए, ये पे फीड कर दिया। यहाँ पे फिक्स एसेट्स कितनी लिखी मैंने, 8 लाख रुपीज लिखी। मेरे पास टोटल करंट एसेट्स कितनी आ रही है, सॉरी यहाँ से काउंट करते हैं कितनी आ रही है, 5 लाख, 6 लाख, 11 लाख, 12 लाख। करंट एसेट्स कितनी आ रही है, 12 लाख। अब हम देखिए ये टोटल कितना हो गया दोस्त, 20 लाख रुपए हो गया। अब बैलेंस शीट मैच होती है तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, सॉरी टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी मैच होनी चाहिए। 20 लाख, ये कितना आ रहा है, 5 और 5 7 10 17। इसका मतलब यहाँ पे 3 लाख का एलिमेंट है, और वो क्या चीज है, करंट लाइबिलिटी। बिकॉज मेरी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, NCL CL आता है, तो ये CL मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। आपको इस
तरीके से आप अगर इस क्वेश्चन को करेंगे अटेम्प्ट, इट विल बी वेरी इजी। अदरवाइज आप बुक्स में जाएंगे, उन्होंने इसका फॉर्मूला बना दिया, देयर इज नो नीड टू डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो मेरी सीए कितनी आ गई, सीए मेरी 12 लैक्स आ गई। करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 3 लैक्स आ गई। तो करंट रेशो कितनी हो गई, 12/3, इट कम्स टू 4:1। तो आपको मैंने यहाँ पे दो सेट के क्वेश्चंस दिए, जिसमें सिंपल आपने आइडेंटिफाई करा, CACL रेशो वर्कआउट कर दी। या थोड़ा सा मैंने आपको अकाउंटेंसी का यूज बताया कि किस तरह से बैलेंस शीट यूज करके हमको CL निकालना है, एंड अकॉर्डिंगली वी अराइव एट दिस करंट रेशो। Now, second type of question is based on an interplay of current ratio and a working capital. यहाँ पे क्या चीज है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कई क्वेश्चंस समझाए हैं ऑन दिस इंटरप्ले ऑफ करंट रेशियो एंड दिस वर्किंग कैपिटल। तो मैंने कहा दोबारा से मैं आपको क्यों यहाँ पे दूं, उसका जो मेरा वीडियो है उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आप वहां से ओपन करके उसको भी समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में जहाँ करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल का यूज आएगा कैसे करें। अब थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन कौन सा आता है मेरे दोस्त, अफेक्ट ऑन सीआर ड्यू टू न्यू बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये मैं आपको समझाता हूँ। सीए हमारा गिवन है 5 लाख, सीएल कितना गिवन है 4 लाख। नाउ फर्म वांट्स टू मेंटेन सीआर 1.5:1 बाय पेइंग पार्ट ऑफ सीएल। हाउ मच सीएल शैल बी पेड। देखिए जब भी मैं सीएल पे करूंगा तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, सीएल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोले, जब भी करंट लाइबिलिटी पे करूंगा करंट लाइबिलिटी कम होगी, करंट एसेट्स भी मेरी कम होगी। मैंने कहा लेट एक्स सीएल बी पेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, आपका सीएल भी एक्स अमाउंट से कम हुआ और सीए भी एक्स अमाउंट से। अब मेरे पास यहाँ पे हम निकालते हैं रिवाइज सीए। रिवाइज सीए मेरे पास कितना आया, 5 लाख रुपए माइनस एक्स। रिवाइज सीएल कितना आया दोस्त, 4 लाख रुपए माइनस एक्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस शुड बी इक्वल टू 1.5:1, दैट्स 1.5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इट्स कम्स टू 5 लाख माइनस एक्स। 1.5 को करा 6 लाख रुपए माइनस 1.5x। ठीक है, हमने इसको चेंज करा, इधर हो गया 1.5 लाख एक्स इक्वल्स टू 6, सॉरी माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 लैक्स माइनस 5 लैक्स। तो ये हो गया 0.5x और ये हो गया 1 लाख। इसका मतलब x कितना हो गया, 2 लाख रुपए। इसका मतलब अगर हम एग्जिस्टिंग करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में से 2 लाख की लाइबिलिटी पे कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगी। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 5 लाख की मेरे पास करंट एसेट्स है, 2 लाख की हमने पे करी, 3 लाख रुपए मेरे पास करंट एसेट्स आ गई। करंट लाइबिलिटी 4 लाख की है, 2 लाख की रीपे करी, 2 लाख आ गई। तो मेरे पास रेशियो कितनी हो गई, 1.5:1। हेंस हमारा आंसर सही है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CL is 1/3 of CA. Can I say कि CA is equals to 3CL? बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे CL को अगर हम देखें तो CL कितना हो गया, 1/3 ऑफ, एक मिनट, CL कितना हो गया दोस्त, 1/3 ऑफ CA। क्वेश्चन यही कह रहा है तो हमने इसको सिंपल लिख लिया, CA is equals to 3CL. Firm buys stock on credit and the ratio becomes 2:1। देखिए जब भी हम स्टॉक उधार पे परचेस करेंगे तो मेरी सी ए भी बढ़ेगी और मेरा सी एल भी बढ़ेगा। व्हाट इज द रिवाइज अमाउंट ऑफ सी ए एंड सी एल। अब यहाँ पे मुझे ये निकालना है। तो अब यहाँ पे रिवाइज अमाउंट का मतलब ओरिजिनल सी ए सी एल निकालना है, फिर स्टॉक का अमाउंट भी निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमने पहले क्वेश्चन बनाई सी ए इक्वल टू 3CL। हमने कहा लेट हमने एक्स अमाउंट का स्टॉक बाय करा है उधार के ऊपर। इसका मतलब मेरे पास जो नया अमाउंट आ गया वो कितना हो गया, सी ए प्लस एक्स। ठीक है, ये मेरे पास रिवाइज सी ए आ गई। इसी तरह रिवाइज सी एल कितनी आ गई दोस्त, सी एल प्लस एक्स। अब ये जो रिवाइज सी ए और सी एल आ गई, इनकी आपस में रेशो कितनी बन रही है, 2:1। इसका मतलब सी ए प्लस एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी एल प्लस एक्स। अब सी ए की वैल्यू यहां से मैंने यहाँ पे फीड कर दी। इसका मतलब 3CL
दोस्त ये क्वेश्चन में सिर्फ मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपए का अमाउंट था, एक्स नहीं आएगा दोस्त। एक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अमाउंट नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा, बाय करा। ठीक है, टाइपो एरर था मुझसे। अगर आप देखें तो दोबारा से मैं इसको सॉल्व करता हूँ टू मेक यू थिंक क्लियर। देखिए, यहाँ पे फर्म बाय स्टॉक ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। यहाँ पे हमने एक इक्वेशन निकाली, सी ए इक्वल्स टू 3 CL। अब मेरे पास रिवाइज सी ए कितना हो गया, 1 लाख का स्टॉक बाय करा है। आप बोलेंगे सर सी ए प्लस 1 लाख रुपए। मेरे पास रिवाइज सी एल कितना हो गया, सी एल प्लस 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख का स्टॉक बाय करने से जो मेरी न्यू करंट रेशो बनी, इट्स 2:1। इसका मतलब सी ए प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 2 CL प्लस 1 लाख रुपीज। अब सीए को मैंने यहाँ पे फीड कर दिया। इट मीन्स 3CL प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 2CL प्लस 2 लाख रुपीज। अब आप देखिए, मैंने इधर लिखा 3CL माइनस 2CL इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 1 लाख। इसका मतलब CL इक्वल्स टू 1 लाख। ये सीएल हमने ये वाली एज्यूम करी थी। इसका मतलब मेरे पास ओरिजिनल सीएल कितना आ गया, 1 लाख रुपए। और ओरिजिनल सीए कितना है, 3 टाइम्स 3 लाख रुपए। अब हम लोगों ने 1-1 लाख का स्टॉक बाय करा उधार पे। इसका मतलब मेरे पास रिवाइज सीए कितना हो गया दोस्त, 3 लाख रुपीज प्लस 1 लाख, इस कम्स टू 4 लाख रुपीज। रिवाइज सीएल कितना हो गया, 1 लाख प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 2 लाख। तो आप चेक कर सकते हैं कि रिवाइज रेशो भी मेरी 2:1 आ रही। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब जो इसी में अफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन सीआर आता है, इसके अंदर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन सीआर। सीआर बढ़ेगी, घटेगी या नो इफेक्ट। एंड एग्जिस्टिंग सीआर इज 2:1। नो, इस क्वेश्चंस में आपको कोई सीआर नहीं निकालनी, रिवाइज सीआर आपको सिंपल बताना है कि सीआर बढ़ेगी, घटेगी, नो इफेक्ट। अब इसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप जब भी ट्रांजेक्शन को रीड करें तो उसके अंदर आप अपने मन में सोचे या लिख ले रफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखिए, ए केस में क्या हो रहा है, मेरे पास मेरा सी ए बी प्लस हो रहा है क्योंकि स्टॉक उधार पे लिया है, सी एल बी प्लस हो रहा है। तो एक जनरल इंप्रेशन आप बोलोगे सर दोनों बढ़ रहे, नो इफेक्ट। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लेंगे। लेट से मेरी सीएल जो सीए मेरे पास आ रहा है 20,000 रुपए, और मेरे पास अभी सीएल आ रहा है 10,000 रुपए। 2:1 बना दिया। अब हमने बोला कि हमने से 5,000, हमने से 10,000 का स्टॉक बाय करा। कुछ भी नंबर ले सकते हैं, हमें सिर्फ इम्पैक्ट बताना है, रेशो नहीं बताना। अब इस केस में मेरे पास रिवाइज सीए कितना हो गया, 20 प्लस 10, 30,000। रिवाइज सीएल कितना हो गया मेरे पास, 10 प्लस 10, 20,000। इसका मतलब रिवाइज रेशो कितनी हो गई, 1:5। ये 30 आपको समझ में आ गया होगा। ओरिजिनल कितना था, 20 था। हमने स्टॉक कितने का बाय करा, 10 का बाय करा। तो रिवाइज सीएल 30 का हो गया। उधार पे बाय करा है, ओरिजिनल सीएल 10 का था, 10 का और बाय करा, रिवाइज सीएल 20 का हो गया। तो जो एग्जिस्टिंग रेशो मेरी 2:1 थी, इस ट्रांजेक्शन से हमारे एग्जाम्पल में घट के 1.5 हो गई। तो इसका आपका आंसर होगा सिंपल कि सर इस ट्रांजेक्शन से करंट रेशो डिक्रीज होगी। डोंट हैव टू कमेंट ऑन द नंबर। 7 बी ट्रांजेक्शन लेते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई और करंट एसेट्स भी कम हो गई। हम एग्जाम्पल में लेते हैं, लेस ये हमने 5,000 रुपए की करंट लाइबिलिटी पे करी, 5,000 रुपए की करंट एसेट्स कम हो गई। अब मेरे पास रिवाइज करंट एसेट्स कितनी आ गई, 20 के माइनस 5 के, कितनी हो गई, 15 के। रिवाइज करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 10 के माइनस 5 के, कितना हो गया, 5 के। इनकी रेशो निकालेंगे 3:1। पहले कितनी थी, 2:1। अब रेशो कितनी बन रही है, 3:1।
आपका सिंपल आंसर होगा सर ये इंक्रीज होगी रेशो। सेल ऑफ गुड्स एट अ लॉस, हमने सामान बेचा है नुकसान के ऊपर। देखिए जब भी आप सामान बेचेंगे तो आपका स्टॉक कम होगा और आपके पास कैश आ रहा है। अब हमने सामान नुकसान पे बेचा है, इसका मतलब हमने इसे 10,000 का स्टॉक कितने में बेचा है, लेट्स से 8,000 में। नाउ इस सी ट्रांजेक्शन में देर इज अ नो इम्पैक्ट ऑन दी करंट लाइबिलिटी, ओनली करंट एसेट में हो रहा है। तो यहां से 10,000 का स्टॉक जा रहा है और 8,000 का कैश आ रहा है। अब मैं इसको अपने एग्जांपल में फिट करूं तो मेरे पास ओरिजिनल करंट एसेट्स कितनी थी, 20। रिवाइज में कितना हुआ, 10 का स्टॉक चला गया और 8 का कैश आ गया। इसका मतलब मेरे पास एसेट्स कितनी हो गई दोस्त, 18,000 रुपए। और रिवाइज करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास यहाँ पे, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया, 10,000। इसका मतलब रेशो कितनी हो गई, 1.8:1। जो पहले रेशो 2:1 थी तो वो घट के कितनी रह गई, 1:8.1। तो आप भी बोलोगे सर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे को एग्जिस्टिंग करंट रेशो गिवन है उसके बेसिस पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए। ट्रांजेक्शन्स में ये आपको कैप्चर करना है कि उस ट्रांजेक्शन से CACL पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अकॉर्डिंगली कोई भी नंबर एज्यूम करके आप जो एग्जांपल लिया है उसमें नंबर फीड कर दीजिए, यू विल अराइव एट द आंसर, इंप्रूव, इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट। अब हम आते हैं यहाँ पे दोस्त डी के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है इशू ऑफ शेयर्स। अभी आप इतना कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए शेयर्स का जब कर लेंगे तब आपको बेटर आएगा। इशू ऑफ शेयर का मतलब सिंपल कैपिटल रेस करी है, तो हमने क्या एंट्री पास करी, कैश टू कैपिटल। शेयर्स हमारे कोर्स में बाद में करेंगे। तो आप यहाँ बोलोगे सर करंट एसेट्स तो बढ़ रही है बट नो इम्पैक्ट ऑन करंट लाइबिलिटी। तो मेरी करंट रेशो में करंट एसेट न्यूमरेटर में आता है, करंट लाइबिलिटी डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो मेरी रेशो बढ़ेगी, इसका आंसर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूं दोस्त ई पे, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, कि कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जब भी मुझे डिवेंचर्स रीपे करने होते हैं तो उससे पहले की जो भी मैं बैलेंस शीट बनाता हूं उसे मैं करंट लाइबिलिटी में शो करता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे डिवेंचर से रीपे करने 3624 डिवेंचर लोन होता है। तो जब मैं 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो डिवेंचर जो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है उसे कहाँ शो करूंगा, CL। तो जब भी मैं अपनी रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर आ रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि मेरी करंट लाइबिलिटी कम हो रही है और मेरी करंट एसेट्स भी कम हो रही है। तो इट्स एज गुड एज बी, जो बी में केस करा था तो बी में हमने बोला था इंक्रीज होगा, यहाँ भी इंक्रीज होगा। आप इस पे इशू मत, चिंता मत कीजिएगा। जब हम बैलेंस शीट कभी करेंगे और एक बार डिवेंचर्स अच्छे से सेकंड बुक कर लोगे आप, तब आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको आज के वीडियो में ये समझ में आया होगा कि रेशो एनालिसिस क्या चीज होती है, हम मतलब क्या एनालिसिस करते हैं, कितने टाइप की रेशोज है, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में करंट रेशो क्या है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद अ लिक्विड रेशो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।